गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड वेलकम यू ऑल। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर। और जो भी स्टूडेंट्स ने अभी तक लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज गो एंड वॉच इन द प्रीवियस लेक्चर, जिनमें कि आपको uh, जो बेसिक इकोनॉमी वाला पार्ट है, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमी, हमने पढ़ा दिया है। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, इस तरीके का चैप्टर जो है वो भी कंप्लीट किया जा चुका है। और फिर उसके बाद बैंकिंग स्ट्रक्चर पढ़ाया गया, इंडिया का बैंकिंग सिस्टम कैसे काम करता है। इसके अलावा आपको ये भी पढ़ाया गया है कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या है और मॉनेटरी पॉलिसी किस तरीके से काम करती है। फिर एक टॉपिक जो बैंक से ही रिलेटेड था, उसमें हमने एनपीए एनपीए एंड इसके सॉल्यूशंस भी पढ़ाए हैं कि एनपीए का सॉल्यूशन क्या है। ठीक है। और बीच बीच में हमने को करंट वाला पार्ट है उसको भी अपडेट कर लिया था। तो अब यहाँ पर जो डिस्कशन हमारा आज होने वाला है वो होने वाला है इन्फ्लेशन से रिलेटेड। इन्फ्लेशन के टॉपिक को हम यहाँ पर देखेंगे। देखो, इन्फ्लेशन वाले टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न या क्वेश्चंस हमेशा बनते रहते हैं। तो वी हैव टू बी अवेयर अबाउट दिस कि हमें इस टॉपिक से भी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस निकालने हैं। ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है इन्फ्लेशन? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इन्फ्लेशन को हम लोग मुद्रास्फीति कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं? मुद्रास्फीति कहते हैं। ठीक है। मुद्रास्फीति कहते हैं। और ये जो मुद्रास्फीति है ये हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है। कई सारे ऐसे टर्म्स जो आप अक्सर सुनते रहते होंगे, जैसे मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, डिफ्लेशन। क्या होता है इन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन या डिफ्लेशन? ठीक है। एक बार देख लेता हूँ कमेंट सेक्शन, या आवाज वगैरह आ रही है प्रॉपर? हाँ, लेट मी चेक। एक सेकंड दीजिए मुझे कि आवाज की कोई दिक्कत नहीं आए। पता चला बाद में आप कहोगे अरे आवाज तो आई नहीं सर। यस, दैट्स नाइस, ग्रेट, है ना। चलिए, बहुत अच्छा। तो क्या होता है इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन refers the rate of at which we can say कि inflation refers a situation where the rate of prices, uh, general prices of goods and services sustainably increases। तो यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा कि जो वस्तुओं और सेवाएं की कीमतें हैं वो जब ज्यादा बढ़ने लगती हैं। ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इट इज a situation where price of goods and services increase from general price, general price, ठीक है, जनरल प्राइस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो हम क्या कह सकते हैं कि मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें मुद्रास्फीति वह स्थिति है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में सामान्य स्तर से वृद्धि होने लगती है, से वृद्धि होती है, उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। मुद्रास्फीति। ठीक है। इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है कि इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन, ठीक है, एवरेज
राइज इन प्राइस दिखाता है, ठीक है। तो मुद्रास्फीति जो है वो कीमतों में औसत परिवर्तन दिखाता है। औसत का मतलब बहुत सारी वस्तुएं होंगी, जब वो सब महंगी हो जाए तो आप मानना कि ये इन्फ्लेशन है ना। ऐसा नहीं कि किस, जैसे एग्जांपल लेता हूं कि जैसे मैं ऐसे बताऊं, जैसे मान लो आप बाजार जाता हो और बाजार जाने के बाद आपने पूछा आलू कितने का है, तो उसने कहा आलू 40 रुपए का है। तुमने कहा अरे आलू तो पहले 30 रुपए का था। तो आपने नहीं चिल्लाने लगना है कि वहां पे अरे इन्फ्लेशन आ गई, नहीं, किसी एक वस्तु से नहीं, बल्कि जो आप एक बास्केट इस्तेमाल करते हो, जैसे सपोज दैट एक हम बास्केट इस्तेमाल करते हैं, एक कंज्यूमर होने के नाते आप क्या लेते होंगे, क्लॉथ्स, शूज, है ना। खाली क्लॉथ शूज महंगा हो जाए इन्फ्लेशन आ गई, अरे क्लॉथ शूज उधर महंगा हो सकता है कि खाने वाले आइटम सस्ते हो गए, है ना। फूड आर्टिकल्स, खाद्य पदार्थ, ये भी महंगे हो जाए, है ना। फिर हमने देखते हैं, हम लोग इस्तेमाल करते हैं फ्यूल, ईंधन, है ना, कपड़े लगते, ईंधन। एक एग्जांपल दे रहा हूं, बहुत सारी सर्विसेज जैसे एजुकेशन, है ना, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, ये सब चीजें एक एग्जांपल के तौर पर लिया गया है। अगर इनकी औसत कीमतें बढ़ जाएं, हैं, मतलब इनकी कीमतों में परिवर्तन आ जाए, ये ज्यादा हो जाए, तो आप मानना कि भैया ये है महंगाई। अब कोई कहते नहीं नहीं सर केवल कोका कोला महंगा हो गया तो महंगाई है, नहीं नहीं, उससे नहीं, औसत, क्योंकि कोका कोला महंगा होगा, ऐसा भी हो सकता है कि दूसरी तरफ दूध सस्ता हो गया, खाली दही महंगा हो जाए, नहीं, औसतें, जब मेजोरिटी ऑफ गुड्स महंगी हो जाए, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो, सब कुछ महंगा, धीरे धीरे तुम्हें लगे हर चीज का कीमत बढ़ रहा है, तो मान लेना इन्फ्लेशन है, कोई एक वस्तु नहीं, ठीक है। इन्फ्लेशन आपके प्राइस रेंज में औसत कीमतों में परिवर्तन को देखता है। किसी एक, जैसे एग्जांपल और मैं ले रहा हूं कि उस सिचुएशन को भी आप देख लीजिए। जैसे अगर मैं मार्केट की बात करूं, बाजार कैसा होता है, बाजार, बाजार आपको हमेशा ऐसे ही तो दिखाई देगा। बाजार में दो कंपोनेंट होते हैं, एक डिमांड और सप्लाई, इन्हीं दो चीजों से मार्केट बनता है। अब अगर मैं यहां पर कहूं डिमांड यानी कि मांग बराबर सप्लाई यानी कि आपूर्ति है, मांग सप्लाई के बराबर है, तो आप क्या कहोगे, कैसी कीमतें होंगी यहां पर। तो हम सीधा सीधा कहेंगे कि यहां पर जनरल प्राइस होगा, सामान्य कीमतें होंगी, सामान्य कीमतें होंगी, जनरल प्राइस। दूसरा यहां पर आपको ध्यान रखना है कि मांग और आपूर्ति जब बराबर होगी तो कीमतें सामान्य होंगी। लेकिन कभी आपने सोचा कि मान लो मांग ज्यादा हो जाए, सप्लाई कम हो जाए, बस कीमतों में बदलना शुरू हो जाएगा। भाई यही कारण हो गया कि नहीं, किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर जैसे ही मांग ऊपर जाएगी, बस परिणाम क्या होगा इस बाजार में कि कीमत ऊपर, यानी कि प्राइस राइज होगा, बढ़ेगी कीमत। और जैसे ही डिमांड क्या हो जाएगी, कम होगी और सप्लाई ज्यादा होगा, तो क्या देखने को मिलेगा, कीमत वहीं पर कम भी देखने को मिलेगी, प्राइस कम भी देखने को मिलेगा। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि कीमत ज्यादा होगी तो सप्लाई, आपको ये याद रखना है कि जब कभी भी डिमांड ज्यादा होगी
तो सप्लाई कम दिखाई देगी और कीमत ज्यादा हो जाएगी। और जब भी बाजार के अंदर डिमांड ज्यादा होगी और डिमांड कम होगी, सप्लाई ज्यादा होगी, तो कीमत कम हो जाए। ये बाजार के अंदर इस तरीके के एक्शन हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वी कैन से कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, जब कीमतें ज्यादा हो रही होंगी वही आगे चल के इन्फ्लेशन की स्थिति को पैदा करेंगे। ये आगे चल के, है ना, इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति यदि इसी से आती है, इट रिजल्ट्स लंबे टाइम तक जब चीजें ऐसी हो जाएंगी, डिमांड ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है, ऐसा नहीं कि एक दिन डिमांड ज्यादा है अगले दिन, तो नहीं होगा ना, फिर फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ गिवन पीरियड। लेकिन जब मैं डिमांड की बात करता हूं कि डिमांड और सप्लाई के बीच में सप्लाई ज्यादा है, तो वो फिर डिफ्लेशन को जन्म देता है, अपस्फीति को जन्म देता है। किसको जन्म देता है? अपस्फीति। मतलब जब कीमतें गिरने लगेंगी तो सिचुएशन को हम अपस्फीति कहेंगे कि ये अपस्फीति। अब इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को एक और तरीके से भी आप ध्यान से समझो कि मान लो, ये एग्जांपल लेते हैं, है ना, ये लो, ये एक आप मान लिया कि ये किसी भी वस्तु की सामान्य कीमत है, और सामान्य कीमत भी आपकी आय के सापेक्ष में रहती है। जैसे जैसे आय बढ़ती जाएगी आपकी सामान्य कीमत भी बढ़ती जाएगी। जैसे आज के समय के लिए 30 रुपए में दूध आ रहा है मान लो, और आज की इनकम लोगों की मान ली महीने की 20,000 रुपए, तो उन्हें लग रहा है कि कोई बात नहीं, सामान्य कीमत है। अब कल इनकम मेरी 1 लाख हो जाएगी, तो दूध भी अगर 50 रुपए का हो गया तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरे लिए 50 रुपए सामान्य कीमत हो जाएगी, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि जैसे मान लीजिए किसी चीज की कीमत 10 रुपए है, अगर भी धीरे धीरे वो कीमत बढ़ती 10 से 12, 13, 14 ऐसे बढ़ती, तो जो ये प्राइस राइज आप देख रहे हैं, कीमत वृद्धि देख रहे हैं, ये कीमत वृद्धि का कारण क्या बताया था मैंने आपको? डिमांड में वृद्धि, मांग में वृद्धि, है ना। और इस यही अगर अगर ज्यादा वस्तुओं के साथ होगा तो हम यहां पर देखेंगे कि भाई इन्फ्लेशन आ गई है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए इन्फ्लेशन चल रही थी, अगर मैं ऐसे मान लूं इन्फ्लेशन चल रही है, मान लेते हैं, हाँ ऐसे मान लो, आप देखो, है ना, देखो मान लो इन्फ्लेशन चल रही है 2% से, अब इन्फ्लेशन हो गई 3%, 4%, 5%। अब ये ऐसा तब हो रहा होगा ना जब उस देश के अंदर कीमतें क्या हो रही हैं? बढ़ती जा रही हैं। क्यों बढ़ती जा रही हैं? तो रीजन क्या है? डिमांड का बढ़ना। क्यों डिमांड बढ़ती होगी जरा सोचो। अगर मैं देखूं तो डिमांड एक ही रीजन से बढ़ती होगी, मनी सप्लाई ज्यादा, या मार्केट लिक्विडिटी, या हम कह सकते हैं बाजार तरलता अधिक। यानी कि मार्केट के अंदर पैसा अगर बढ़ गया तो उससे बढ़ेगी ये, है ना, मार्केट लिक्विडिटी ज्यादा हो, तरलता ज्यादा हो, एक ये रीजन हो सकता है। ठीक है, तो सामान्य कीमतें हैं 2% पर, कोई दिक्कत नहीं है, 3% हो गया, 4% हो गया, 5% हो गया, तो बढ़ती हुई सिचुएशन इन्फ्लेशन कहलाती है। लेकिन जैसे मान लो कीमतें बढ़ी हैं, बाजार के अंदर क्यों बढ़ती होगी? आप शादियों के सीजन देखो, एग्जांपल लो, जब आप मैरिज, जैसे मान लो फसल कटेगी, फसल कटाई हुई तो पैसा बाजार में आएगा ना, शादियों का सीजन है ना, तो भी पैसा बाजार में आएगा कि नहीं आएगा बताओ? सस्ते ब्याज दरें, सस्ती ब्याज दरें, तो भी पैसा बाजार में आएगा।
तो दीज आर द फैक्टर्स जो लोगों को बाजार में लाएगा, और बाजार में पैसा आएगा तो फिर मांग बढ़ेगी। अब मान लो शादियों का सीजन निकल गया तो लोग अपने घरों में जाने लगेंगे, तो जो मांग आपकी बड़ी थी ना वो नीचे भी आने लग जाएगी। 4% से वापस 4% आ जाएगा, 3% आ जाएगा, 2% आ जाएगा। तो ये चढ़ता सूरज है, ये पॉजिटिव रेट ऑफ इन्फ्लेशन है। तो हम यहां पर कहें कि जब इन्फ्लेशन रेट घटने लगती है, घटने लगती है, मुद्रास्फीति दर घटने लगती है, घटने लगती है, तो देखो यहां अभी भी इन्फ्लेशन तो है, लेकिन ऐसा नहीं कि इन्फ्लेशन नहीं है, इन्फ्लेशन ऑलवेज एग्जिस्टेड, धीरे धीरे करके बढ़ रहा तो ठीक है, लेकिन यहां से भी है तो इन्फ्लेशन, पहले 4% थी, अभी 3% है, फिर 2.5% है, फिर 2% है तो पॉजिटिव में, लेकिन ये है इस स्तर से ऊपर ही है। तो इसको हम बोलते हैं डिसइन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं? डिसइन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन बोलते हैं, ठीक है। डिसइन्फ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन का मतलब हुआ अविस्फीति, ठीक है। अविस्फीति में कीमतें अधिक होती हैं, कीमतें अधिक होंगी, लेकिन रेट ऑफ इन्फ्लेशन में कमी आएगी, रेट ऑफ इन्फ्लेशन में क्या आएगा? कमी आएगी। तो कीमत ज्यादा होगी लेकिन इन्फ्लेशन धीरे धीरे करके कम हो रही होगी, इट विल बी पॉसिबल, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहां से अगर देखें कई बार क्या होगा, इसके नीचे भी चली जाएगी सिचुएशन, है ना, और अगर इसके नीचे जा रही है तो इन्फ्लेशन क्या हुई? माइनस में होने लग जाएगी, ठीक है। 1% हो गई, मतलब अगर हम देखें तो माइनस का 2%, या माइनस का 1%, माइनस का 3%, माइनस का 3.5%, ये नीचे, यानी जितनी भी कीमत लाए उसमें इतना माइनस हो रहा है। 100 रुपए की कोई चीज थी, उसमें 3.5%, 4% माइनस हो गया, तो ये जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन, इट इज डिक्लाइनिंग एंड द प्राइस ऑल्सो डिक्लाइनिंग। तो प्राइस भी कम हो रहा है, द रेट ऑफ इन्फ्लेशन भी कम हो रही, दोनों कम हो रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में कीमतें बाजार में क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। द प्राइसेस डिक्लाइंस, तो इसको हम क्या कहेंगे? इस सिचुएशन को हम कहेंगे नेगेटिव रेट ऑफ इन्फ्लेशन है, नकारात्मक दर है, ठीक है। पहली चीज, कीमतों में भी कमी है, किससे? सामान्य स्तर से। एंड दिस पर्टिकुलर सिचुएशन विल नोन एज डिफ्लेशन, वी विल कॉल इट अपस्फीति। क्या बोलेंगे इसको? अपस्फीति। एंड हाउ इट रिजल्ट्स, इसका रीजन क्या होगा? इसका रीजन हो सकता है कि कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें, जैसे मैं एग्जांपल दिया अभी आपको, कि मार्केट में अक्सर आपको तेजी दिखाई देगी when the people will have more money and they will come out from the home and they will spend more। जब वो अपने घरों से बाहर निकलेंगे और ज्यादा पैसा खर्च करेंगे तो मार्केट के अंदर तेजी आ जाएगी। और वो तेजी कब आ सकती है? जैसे फसल कटती है उसके बाद उनके पैसे उनको मिलते होंगे, शादियों के सीजन में लोग अपना रखा हुआ पैसा भी निकाल कर खर्च करते हैं, कपड़ों पर, ज्वेलरी पर, है ना, या बहुत सारे आइटम्स पर, तो वो सारी चीजें खर्च, तो इससे मांग बढ़ती है। दूसरा, और जरा अगर देखें तो जब लोगों को सस्ता सस्ता लोन मिलेगा तब भी लोग ज्यादा पैसा खर्च करते हैं कि नहीं करते? यस।
अब ये सिचुएशन जो मैंने आपके सामने तीन रखी है, पहली इन्फ्लेशन, दूसरी डिफ्लेशन और तीसरी डिसइन्फ्लेशन। इससे रिलेटेड कभी कभी सवाल पूछते हैं, यू हैव टू बी अवेयर ऑफ दिस, इससे आपको अवेयर रहना है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे। इन्फ्लेशन क्या होती है, अच्छी होती है, बुरी होती है, या कोई लफड़ा होता है, चक्कर क्या है इन्फ्लेशन का? तो आप सबको ध्यान रखना है, एक ग्राफ जिसको लेकर सवाल हमेशा पूछते हैं, नाम है फिलिप्स कर्व, हिंदी में बोलते हैं फिलिप्स वक्र। ठीक है जी, फिलिप्स वक्र। क्या है ये फिलिप्स वक्र? देखो, फिलिप्स वक्र की अगर मैं बात करूं तो इसमें इट shows relationship between it shows relationship between inflation rate and unemployment rate। ठीक है, क्या दिखाता है ये? तो हम लिख सकते हैं यह यह बेरोजगारी दर एवं मुद्रा स्फीति दर के बीच संबंध दर्शाता है। ठीक है, क्या दिखाता है? संबंध दर्शाता है कि संबंध कैसे होंगे मुद्रास्फीति और महंगाई के बेरोजगारी के बीच। क्या कहता है? इट shows नेगेटिव रिलेशन। ठीक है, यह नकारात्मक संबंध दर्शाता है। कहता है दोनों में नेगेटिव रिलेशन है। कैसे? कहता है कि जब आपका इन्फ्लेशन रेट दोस्त बढ़ेगा, यानी कि मुद्रा स्फीति दर यदि बढ़ती है, तो क्या देखोगे आप? इन्फ्लेशन रेट बढ़ने से क्या दिखाई देगा आपको? अनएम्प्लॉयमेंट रेट में कमी दिखाई देगी, यानी कि बेरोजगारी दर जो है वो कम हो जाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम दिखाई देगा, इन्फ्लेशन रेट ज्यादा होगी। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, इन्फ्लेशन रेट ज्यादा होने पर द इन फर्म या कंपनियां विल मेक मोर प्रॉफिट, उनको लाभ ज्यादा होगा, है ना, वो पैसा कमाएंगी। ठीक है, तब ना फिर आगे चीजें होंगी। एक मिनट के लिए आता हूं मैं। तो इन्फ्लेशन रेट
बढ़ती है अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो जाएगी, यहां पर ये दिखाया गया। ठीक है, तो देखो ऐसा इसलिए कहा गया कि जैसे मान लीजिए इन्फ्लेशन में क्या होगा, कोई चीज आप 100 रुपए की बेचते हैं और वो 2% बढ़ गई तो फिर वो 102 रुपए की होगी, तो 2 रुपए आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है एक सेलर के तौर पर, इसीलिए प्रॉफिट बढ़ेगा तो आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाओगे और इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो फिर आपसे फिर लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ये चीज यहां पर बताई गई है ना। यस, अब आते हैं इसको समझने के लिए कि इसका एक ग्राफ भी होता है, ये आप देख लीजिए। इधर आपने लिखना है इन्फ्लेशन रेट और इधर लिखना है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ठीक है, इन्फ्लेशन रेट और अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि मुद्रास्फीति दर और बेरोजगारी दर, दो बातें। अब जैसे यहां पर मैं लिखूं कि इन्फ्लेशन 2% है, तो इन्फ्लेशन कम है तो हो सकता है आपके यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि फायदा कम हो रहा है ना कंपनियों को। अभी ये इन्फ्लेशन को मैं 3% कर दूं तो फायदा ज्यादा हो जाएगा, यानी कि ज्यादा कीमत पर बिकेंगी। 100 रुपए की 103 की बिकने लगे तो उतना कोई किसी को दिक्कत भी नहीं होगी, खरीदेंगे लोग। तो अनएम्प्लॉयमेंट आपको यहां पर फिर कम दिखाई देगी, दैट मींस 5%। 3% से भी बढ़कर कितनी हो गई, 4% हो गई इन्फ्लेशन है, तो फिर आपको अनएम्प्लॉयमेंट यहां कम दिखाई देगी और होगी वो 2%। तो इनका यही कहना है कि इन्फ्लेशन जैसे ज्यादा बढ़ेगी रेट कम हो जाएगा, इन्फ्लेशन और कम होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा, इन्फ्लेशन और कम होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट और भी ज्यादा। तो वी कैन से दिस कि ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये लीजिए, तो जैसे जैसे इन्फ्लेशन राइज हो रही है आपकी अनएम्प्लॉयमेंट कम होती जा रही है। 2% पर 7% थी, 3% पर 5% थी और 4% पर 2%। इन्फ्लेशन अप हो रही है, यहां पर हम देख सकते हैं इन्फ्लेशन अप हो रही है एंड अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है। दो बातें याद रखनी है आपको, ठीक है। तो इट शोज रिलेशनशिप, इनके बीच का संबंध दर्शाता है। ये सारी चीजें हमने कर ली हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, यस। नेक्स्ट, अब हम चलते हैं आगे। अगली हेडिंग क्या होगी हमारी कि ये इन्फ्लेशन आती कैसे है, व्हाट आर द कॉजेस, या कितने प्रकार की इन्फ्लेशन हो सकती है। तो आपको ध्यान रखना है टाइप्स में, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन का मतलब है मुद्रा स्फीति के प्रकार, मुद्रास्फीति के प्रकार, ठीक है। अब मुद्रास्फीति के प्रकार का मतलब क्या है कि एक ऐसी इन्फ्लेशन जिस इन्फ्लेशन के तहत हमको ये पता करना है कि भाई इन्फ्लेशन का कॉज क्या हो गया। लेकिन एक एक करके लिखते हैं, चलिए। पहला होता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ये है पहला टाइप। क्या है भाई पहला टाइप? डिमांड पुल इन्फ्लेशन, मतलब मांग जनित मुद्रा स्फीति, मांग जनित मुद्रास्फीति, यह है नाम। मांग जनित मुद्रास्फीति का मतलब इन्फ्लेशन कैसे राइज करती है ना। तो इन्फ्लेशन कॉजेस, इन्फ्लेशन क्या है, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड, मांग में वृद्धि के कारण। तो क्या हो सकता है पहला, पहला रीजन क्या हो सकता है मांग में वृद्धि का, सोचिए भैया। पहला रीजन जो हो सकता है वो हो सकता है किसी भी देश में डिमांड के बढ़ने का, पॉपुलेशन, मांग है कि नहीं, मांग बढ़ सकती है। यस, ये एक रीजन हो सकता है। सॉरी, जनसंख्या, इसको हिंदी में जनसंख्या कहते हैं, जनसंख्या
इसके कारण भी बढ़ सकती है। दूसरा रीजन क्या हो सकता है? ब्लैक मनी। अगर किसी भी देश के अंदर ना भाई ब्लैक मनी ज्यादा है, काला धन ज्यादा है, तो वहां भी आपको इन्फ्लेशन देखने को मिलेगी, है ना? ऐसा नहीं कि इन्फ्लेशन देखने को नहीं मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। तीसरा, अगर मैं यहां पर कहूं कि एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब विस्तारित मौद्रिक नीति भी एक कारण हो सकती है। क्यों? क्योंकि इसमें ब्याज दर जो है वो कम कर दी जाती है, और अगर ब्याज की दरें कम कर दी गई तो फिर इन्फ्लेशन रहेगी वहां, क्योंकि इससे मार्केट के अंदर जो सप्लाई ऑफ मनी है वो बढ़ती है। ठीक है। चौथा क्या होता है एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी के अलावा? इसके अलावा हो सकता है इंक्रीज, या ऐसे लिख सकते हैं, सिंपली लिख दो, गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स, और इंक्रीज के लिए एरो बना लो, बढ़ जाए तो हम क्या लिख लें? सरकारी व्यय में वृद्धि, सरकारी व्यय में वृद्धि। अच्छा, ये सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए? इनसे अर्थव्यवस्था में डिमांड बढ़ती, ठीक है, और डिमांड बढ़ेगी तो खेल बदल जाएगा, आपको पता ही है। ठीक, तो पहला तो ये रीजन है डिमांड पुल इन्फ्लेशन का। अगर कोई भी इन्फ्लेशन इन कारणों से आई है तो हम उसको कहेंगे डिमांड पुल इन्फ्लेशन। लेकिन इन्फ्लेशन डिमांड पुल ही नहीं होती, बल्कि इन्फ्लेशन एक और टाइप की होती है जिसे हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन भी कह सकते हैं। कॉस्ट पुश मतलब लागत जन्य, लागत जन्य मुद्रास्फीति, मतलब ऐसी मुद्रास्फीति which is created due to increase in cost of production। आपकी कोई भी इन्फ्लेशन जो किसके कारण आती है? लागत बढ़ने के कारण आती है। ठीक है, तो लागत कब बढ़ता है ये भी आप ध्यान रखो। पहला, सर पहला टाइप जो हो सकता है लागत बढ़ने का, वो हो सकता है रेंट, यानी कि किराया। जहां भी आप काम करते हो, जहां भी फैक्ट्री लगाई हो, अगर उसका रेंट बढ़ जाता तो आप क्या कहते हैं? हम ये कहते हैं जी ऐसी इन्फ्लेशन को हम लागत जन्य मुद्रास्फीति कहेंगे, क्योंकि किराया बढ़ा। दूसरा, वेज, यानी कि वेतन, ये बढ़ जाए। तीसरा, इंटरेस्ट, ब्याज, ये बढ़ जाए। चौथा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, यानी कि परिवहन शुल्क महंगा हो जाए, पेट्रोल डीजल टाइप का, कुछ भी कोई भी तरीके की कॉस्ट। जैसे पांचवा, अब हिंदी में नहीं लिखूंगा, मार्केटिंग कॉस्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट, है कि नहीं? अब इसकी कच्चा माल, एनीथिंग एल्स, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, अगर ये सब इंक्रीज हो रहे हैं तो लागत बढ़ गई, और बढ़ गई तो काम हो गया, महंगा हो गया। ये क्या है? ये किसी चीज की लागत को बढ़ा देंगे, और लागत बढ़ेगी, अगर उसकी कॉस्ट बढ़ेगी तो परिणाम क्या निकलेगा बताओ? सर परिणाम ये निकलेगा कि उसकी बाजार कीमत जो है, बाजार कीमत या मार्केट प्राइस जो है, वो भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, मार्केट प्राइस जो है वो भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा।
ठीक है भाई, होपफुली इतनी बात सबको समझ में आ गई, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आते हैं आगे। हमने यहां तक देख लिया कि भाई मार्केट में इन्फ्लेशन कैसे आएगी, क्या कॉजेस हो सकते हैं, क्या कारण हो सकते हैं। अब आते हैं अदर टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। अदर टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति के अन्य प्रकार भी होते हैं। उनमें आप 3 प्रकार ध्यान रखें, 3 प्रकार। जनरली एक प्रकार इन्फ्लेशन के अंदर अगर हम चलें तो एक तो प्रकार हुआ क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्या हुआ? क्रीपिंग, यानी कि रेंगती। और इसी को ही अगर मैं आगे बढ़ा दूं, थोड़ा रेंगने के बाद उसे थोड़ा चला दूं, तो क्या कहोगे आप? वॉकिंग इन्फ्लेशन, चलती हुई मुद्रास्फीति। यानी कि जब मुद्रास्फीति स्लो रहेगी तो आप उसको क्या मानना? क्रीपिंग मानना। जब मुद्रास्फीति थोड़ी तेज चलने लगी, एक रेंगना होता है, रेंग रेंग, घर वाले कहते हैं ना कि रेंग रेंग के क्यों चल रहा है, थोड़ी तेजी से चलो। तो रेंग रेंग मतलब स्लो, स्लो, द स्लोएस्ट फॉर्म ऑफ द स्लो, स्लो का भी सबसे स्लो फॉर्म। ठीक है। वॉकिंग इन्फ्लेशन, क्या है वॉकिंग इन्फ्लेशन? तो वॉकिंग इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति की वो स्थिति है जिसमें धीरे धीरे चलते हैं। वॉकिंग के बाद क्या आता है? क्रिपिंग इन्फ्लेशन, वॉकिंग इन्फ्लेशन, चलती हुई मुद्रास्फीति। ठीक है। एंड वॉकिंग इन्फ्लेशन के बाद गैलोपिंग। गैलोपिंग का मतलब क्या होता है बताओ? कूदना, कूदती हुई मुद्रास्फीति। कैसी मुद्रास्फीति? जो कूद रही है, रुकने का नाम नहीं ले, कूद कूद के बढ़ती है। एक टीचर है, कूद कूद के बताओ मैंने देखा है उनका वीडियो। यस। फिर आते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं इसको? अति स्फीति। अति स्फीति, हाइपर इन्फ्लेशन, अति स्फीति। ठीक है, अति स्फीति। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, अति स्फीति, हाइपर इन्फ्लेशन, ये 4। अब ये कैटेगराइजेशन कैसे हुआ है? ये इन्फ्लेशन का वर्गीकरण रेट ऑफ एनुअल सॉरी एनुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन के बेसिस पर हुआ है। एनुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन के बेसिस पर हुआ है। मुद्रास्फीति की वार्षिक दर के आधार पर हुआ है, वार्षिक दर। एनुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन के बेस पर हुआ है ये। ठीक है, कि एनुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन कितनी, वार्षिक दर कितनी है इसकी। तो वार्षिक दर ज्यादा होगी, तो जैसे अगर मैं कहूं अप टू, वैसे 3% भी है, मैं 4% लेकर चलता हूं, अप टू 4%, 4 to 9%। यानी कि इसको भी आपने सिंगल डिजिट में ही रखना है, बहुत तेज नहीं भागने देना, इसको भी हमने सिंगल डिजिट में ही रखना है। और गैलोपिंग का मतलब कभी 50% कूद रहा है ना, 100% भी। नॉट स्टेबल, मतलब स्थिर नहीं है, ये स्टेबिलिटी नहीं है इसके अंदर, कूद कूद के। तो 50%, 60%, 100% भी बढ़ सकती है, स्टेबल नहीं है। डबल डिजिट भी हो सकता है, ट्रिपल डिजिट भी हो सकता है। और हाइपर इन्फ्लेशन, हाई हाई हाई, क्या लिखोगे? इन मिलियंस, यानी कि इन मिलियंस, करोड़ों में चली जाए,
करोड़ों में। तो मिलियंस का मतलब है करोड़ों में चली जाए, का मतलब ये हो गया कि आप जो ही आपकी इन्फ्लेशन है, जब वो अनकंट्रोल्ड हो, अनकंट्रोल्ड यानी कि अनियंत्रित, अनियंत्रित, अनकंट्रोल्ड मींस अनियंत्रित हो जाए, अनकंट्रोल्ड हो जाए, द इन्फ्लेशन विच इज अनकंट्रोल्ड, अनएक्सपेक्टेड, ठीक है, ऐसी इन्फ्लेशन को हम लोग क्या मानते हैं? मानते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। बहुत पेपर करेंसी बिकम वर्थलेस, यानी कि कागजी मुद्रा अपना मूल्य खो देती है। अपना मूल्य क्या करती है? खो देती है, ठीक है। यहां पर कोई इज्जत नहीं होती करेंसी। जैसे इंडिया की भी अगर मैं आपसे बात करूं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, विच इज अ मेजर रिस्पॉन्सिबल बॉडी टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन इन इंडिया, क्या है वो? तो भारत में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने वाली जो प्रमुख संस्था है, दैट इज आरबीआई, प्रमुख संस्था है, और उसको ही जिम्मेदारी दी गई है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की। तो क्या हुआ कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग नाम का एक लक्ष्य बनाया गया। इसको मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण, मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण कहते हैं। और यह मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण का मतलब हुआ कि एक ऐसा मतलब लक्ष्य जिसे अचीव करना है। तो यहां पर 4 ± 2%, मतलब जो आइडियल, जो आदर्श दर है वो कितनी है? 4%, 4%। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक इन्फ्लेशन रेट, जिस एनुअल इन्फ्लेशन रेट की हम बात कर रहे हैं, उस एनुअल इन्फ्लेशन रेट में 4% तक की रेट इंडिया में होनी चाहिए। एंड वी आर मतलब वी आर अराउंड दिस, हम आसपास ही हैं इसके, हमने इसमें कोई भारी बदलाव नहीं किया है। ये चीज ध्यान रखना कि हमारा ये बिल्कुल बढ़िया से सब कुछ अच्छा चल रहा है। आजकल इकोनॉमी के अंदर थोड़ी स्टेबल इन्फ्लेशन ही देखने को मिल रही है। इट इज नॉट लाइक अ गैलोपिंग और वॉकिंग टाइप का भी नहीं है, मतलब स्टेबल ही चलता रहता है। 4 ± 4 के आसपास हम चलते रहते हैं, ठीक है। तो सो दैट यहां तक हमने समझ लिया, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, उम्मीद करता हूं। और आगे चलता हूं, एक बार देख लूं कुछ कोई किसी का पूछना तो नहीं है, ठीक है, ओके। तो अदर टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन में हमने ये देख लिया कि इस तरीके के टाइप्स भी होते हैं, ठीक। एक मैं आपको एक चीज और समझाना चाहता हूं, जरा देखें इसमें कुछ इन्फ्लेशन है, अभी अभी तो नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए एक बार गूगल खोलते हैं और आपके लिए एक मैं प्राइस वेज यानी कि वेज प्राइस स्पाइरल भी डिस्कस कर देता हूं, क्योंकि वो भी कई बार एग्जाम में पूछते हैं प्राइस स्पाइरल, ठीक है। आप क्या सोचते हो कि व्हाट इज वेज प्राइस स्पाइरल? आइए जरा देखते हैं। मैं यहां पर कुछ आपके लिए ओपन करता हूं, है ना। बेटा ये सवाल पूछेंगे तो कई बार आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। चलो जी, जैसे मान लो मैं अपना एग्जांपल लेता हूं, है ना। जब इन्फ्लेशन आएगी तो चीजें महंगी हो जाएंगी। जब चीजें महंगी हो जाएंगी तो मैं अपने मालिक के पास जाऊंगा, उससे कहूंगा कि भैया मेरी सैलरी बढ़ाओ। तो जब वो मेरी सैलरी बढ़ाएगा तो उसकी रिकवरी करने के लिए अपने जो प्रोडक्ट है वो महंगे बेचने लगेगा, तो चीजें फिर महंगी हो जाएंगी।
फिर महंगी हो जाएंगी तो फिर मैं जाऊंगा अपने मालिक के पास, तो ये एक सर्पिल यानी स्पाइरल बन जाता है। ठीक है, इसी को कहते हैं वेज प्राइस सर्पिल, स्पाइरल। आइए जरा देखते हैं वेज प्राइस स्पाइरल कैसे काम करता है। कि इन केस ऑफ राइजिंग इन्फ्लेशन, मुद्रा स्फीति दर या मुद्रास्फीति में वृद्धि बढ़ गई, तो इससे क्या होगा, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज्ड बाई, तो जो जीविकोपार्जन है महंगा हो जाएगा। बोलिए, महंगा हो जाएगा, ये महंगा हो जाएगा कि नहीं। और जीविकोपार्जन महंगा होगा तो मेरी वास्तविक आय क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब अगर मैं 10,000 कमाता था और 6,000 का सामान लाता था, बचत कितनी थी, 4,000। अब वही सामान 8,000 का आने लगेगा तो मेरी बचत कितनी हो जाएगी, 2,000। तो मेरी इनकम तो कम हो गई ना। लोग नहीं कहे, लोग कहेंगे तुम्हारी इनकम कहां है, लेकिन भाई उस लिहाज से देखो ना कि पहले 10,000 का आता था, 6,000 का सामान तो 4,000 बचती थी। अभी 8,000 का सामान होगा तो मेरा तो नुकसान हुआ ना उसमें। तो ऐसे में क्या करेंगे, वास्तविक आय कम हो जाएगा तो वर्कर्स जो हैं अधिक वेतन मांग होगी। फिर वो कहेंगे ज्यादा वेतन बढ़ाओ, सैलरी बढ़ाओ, है ना। और अधिक वेतन मिलेगा कि नहीं मिलेगा तो भविष्य की बात है, लेकिन वो मांगेंगे कि भैया हमें वेतन बढ़ाइए। अब जैसे उन्होंने वेतन अधिक मांगा, आप इमेजिन करिए कि वेतन अधिक मांगने पर वेतन मिल जाएगा, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन अगर मिल गया अधिक वेतन मांग से, इससे क्या होगा, इससे जो श्रम की लागत है वो बढ़ जाएगी। और जैसे श्रम की लागत बढ़ेगी, उत्पादन की लागत बढ़ जाएगी। बोलो, उत्पादन की लागत बढ़ेगी तो व्यवसाय कीमतें भी क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, है कि नहीं। व्यवसाय क्या करेंगे, कीमतों को बढ़ा देंगे, और कीमतें बढ़ाएंगे फिर से इन्फ्लेशन आ जाएगी, तो ये घूमता रहेगा। क्या करता रहेगा, घूमता रहेगा, ऐसे ही भैया जैसे अभी घुमाया मैंने, है ना। ये चीज आप ध्यान रखिए, पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जा चुका है भाई, बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो जैसे जैसे इन्फ्लेशन, इसकी को हम बोलते हैं वेज प्राइस स्पाइरल। हिंदी में क्या लिखोगे, वेतन कीमत सर्पिल, इसको ये बोलते हैं। ठीक है, इसको बना लेना है आपने, ऐसे ही बनाकर आगे की तरफ चलते रहना है। ठीक है जी। अच्छा, दो तीन बातें आपको मैं और समझा देता हूं जो कि कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कि एक एक एग्जांपल और देता हूं मैं आपको, थोड़ा सा ये टेक्निकल सवाल भी रहते हैं, अगर हम इनको नहीं करेंगे ना तो फिर दिक्कत आती है हमें सब। जैसे रियल इंटरेस्ट, कभी आपसे पूछेंगे रियल इंटरेस्ट, वास्तविक ब्याज क्या होता है। तो हम सब लोगों ने तो ब्याज तो पढ़ा है भाई, तो आपको ध्यान रखना है इंटरेस्ट जो है या जो ब्याज जो होते हैं, इंटरेस्ट जो होते हैं वो आपके ब्याज जो होते हैं वो आपके दो प्रकार के होते हैं, नॉमिनल इंटरेस्ट, यानी कि
नाम मात्र ब्याज कह सकते हो या मौद्रिक ब्याज भी कह सकते हो। मौद्रिक ब्याज मतलब जो वर्तमान में चल रहा है, और दूसरा होता है रियल इंटरेस्ट, ठीक है, वास्तविक ब्याज। ठीक है, ये दो प्रकार के ब्याज होते हैं, एक आपका हो गया रियल और नॉमिनल। अब रियल इंटरेस्ट रेट क्या होता है ये देखो, अगर आपको रियल इंटरेस्ट रेट निकालना है तो उसे आपको नॉमिनल इंटरेस्ट रेट में से इन्फ्लेशन रेट को माइनस करना पड़ेगा। मतलब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आप मान लो आपके यहां नॉमिनल इंटरेस्ट रेट चल रहा है 10%, यानी कि जो आपने कोई चीज जमा करी बैंक में और वहां पर आप पर 10% का ब्याज चल रहा है, ठीक है, कितने परसेंट का ब्याज चल रहा है? 10% का ब्याज चल रहा है। तो फिर उसके ऊपर जो मार्केट में इन्फ्लेशन भी आ रखी होगी, इन्फ्लेशन 4% की आई है, तो आपने रियल कमाई कितनी करी पता है आपकी? 6%। ये आपका रियल इंटरेस्ट, ये क्या है आपका? रियल इंटरेस्ट रेट है। ठीक है जी, आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जब कभी भी रियल इंटरेस्ट रेट हाई होगा तो उसका एक बड़ा रीजन ये होगा कि जो इन्फ्लेशन रेट है वो यहां पर कम होगी। तो हम यहां पर एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि इन्फ्लेशन रेट अगर कम होती है, मुद्रा स्फीति दर अगर कम है, तो आपका रियल इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा। ज्यादा होगा, रियल इंटरेस्ट रेट क्या होगा? ज्यादा होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं किसी को? मुझे लगता है कि रियल इंटरेस्ट रेट तब ज्यादा होगा। ठीक है, एक टर्म और खूब पूछा जाता है एग्जाम में, व्हाट इज स्टैगफ्लेशन? क्या है स्टैगफ्लेशन? और अच्छी बात है, स्टैगफ्लेशन को वो स्टैगफ्लेशन ही लिखकर पूछ लेंगे आपसे, टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, क्या होता है स्टैगफ्लेशन? देखो जी, हमने अभी पढ़ा कि एक क्या पढ़ रहे थे कि जब कभी भी इन्फ्लेशन का रेट ज्यादा होगा तो वहां आपको क्या देखने को मिलेगा पता है? इन्फ्लेशन का रेट जब कभी ज्यादा होता है तो वहां पर आपको कीमतें ज्यादा देखने को मिलती है और उससे कहते हैं कि प्रॉफिट होता है और उससे अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है। ये बात कही है, कोई बुराई नहीं, अच्छी चीज है ये तो। लेकिन स्टैगफ्लेशन में ऐसा नहीं, यहां अगर इन्फ्लेशन, या हम ऐसे लिख सकते हैं, stagflation is a situation where high rate of inflation exists with, where high rate of inflation exists with high rate of unemployment। लो जी, ठीक है, जब किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा है, इन्फ्लेशन की रेट भी बहुत ज्यादा है, क्या होगा? रिजल्ट्स इकोनॉमिक रिसेशन। ठीक है, इकोनॉमिक रिसेशन। क्या लिख रहे हैं ये कह रहे हैं कि देखो जी, सिंपल सी बात है, जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की
अत्यधिक दर के साथ साथ बेरोजगारी की दर भी की अत्यधिक, अत्यधिक लिखा मतलब बहुत ज्यादा, अत्यधिक दर विद्यमान होती है तो इस स्थिति में आर्थिक मंदी आती है। ये देख लो, ठीक है, आर्थिक मंदी आती है इस स्थिति में। तो जब अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति की दर अधिक दर के साथ साथ बेरोजगारी की अत्यधिक दर विद्यमान होती है तो इस स्थिति में आर्थिक मंदी आती है, तो इसको कहते हैं स्टैगफ्लेशन। ठीक है, तो ये बेसिकली एक अपोजिट सिचुएशन है जहां पर हम ये कह सकते थे कि जहां पर एक ऐसी सिचुएशन आती है जब कभी भी इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट, तो इन्फ्लेशन जब ज्यादा हो जाएगी तो लोग फिर खरीदारी कम कर देंगे और प्रॉफिट तो फिर खत्म ही हो गया, फिर अनएम्प्लॉयमेंट ही बढ़ेगी और कुछ नहीं होगा। और जब दोनों चीजें आ जाएंगी तो फिर उस अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क ही होना है और कुछ तो होना ही नहीं है। ठीक है जी, उम्मीद करते हैं इतनी बात आप समझ गए। बोलो जी, हाँ या ना? हाँ मतलब समझ ही गए होंगे। चलिए, कोई दिक्कत नहीं होगी यहां तक किसी को? कोई किसी को समस्या है? लेट मी चेक। ठीक है, ओके। अब दो तीन बातें और आप लोग देख लीजिए जो आज के लिए जरूरी है, फिर हम आगे चलेंगे। जैसे कि एक टर्म है जिसको हम कहते हैं बॉटल नेक, बॉटल नेक इन्फ्लेशन। ठीक है, अब ये बॉटल नेक इन्फ्लेशन क्या होती होगी कि कई बार होता है कि आप देखिए सब जगह सब कुछ ठीक चल रहा है ना? जैसे एग्जांपल लेते हैं, इट इज या arises due to supply side constraint, supply side constraint, constraint। एग्जांपल ले लो, फ्यूल शॉर्टेज। अच्छा एक बात बताओ, ऐसी ऐसी मुद्रास्फीति जो जिसमें जो जो ऐसी मुद्रास्फीति जो आपूर्ति आपूर्ति बाधित होने से आती है, से उत्पन्न, और आपूर्ति बाधित हो रही है तो उत्पन्न होती है। ठीक है, अब आपूर्ति बाधित हो रही तो उत्पन्न होने का मतलब आपूर्ति ठीक कैसे करोगे आप? एग्जाम्पल लो, जैसे मैंने क्या बताया था कि डिमांड में परिवर्तन नहीं है, वो तो स्थिर है, जितने 10 लोग थे 10 लोगों की डिमांड। लेकिन दूसरी तरफ क्या है, कहा था कि दूसरी तरफ जो है, जो डिमांड के बाद सप्लाई की अगर मैं बात करूं तो सप्लाई बाधित हो गई है। अरे बॉटल नेक का मतलब है जब आप पानी पीते हो तो बॉटल की एक नेक होती है, अगर वो बाधित हो जाए तो पानी आना बंद हो जाएगा। मुंह खोले रहोगे पानी पानी मुंह में गिरेगा ही नहीं, है कि नहीं? तो याद रखना कि ऐसी इन्फ्लेशन जिसके अंदर बाधित, सप्लाई बाधित है,
तो सप्लाई बाधित होती है तो फिर ऐसा, और एग्जांपल के लिए फ्यूल शॉर्टेज, अगर फ्यूल शॉर्टेज होता है तो एक जगह से दूसरी जगह माल जा ही नहीं पाएंगे, जा पाएंगे? वस्तुएं एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाएंगी, और नहीं जा पाएंगी तो फिर उससे बॉटलनेक इन्फ्लेशन आएगी। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस चैप्टर को लगभग हमने आधे से ज्यादा कर लिया है, 2/3 कर ही लिया है। इसका एक हिस्सा कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, सी यू टुमारो। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। खूब पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। इसके नोट्स भी आज ही आपको मिल जाएंगे, सारे नोट्स। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, सी यू टुमारो। तब तक